वो संदेश देश की राजनीति को बदलने जा रहा है। उसके दो संदेश खास तौर से मैं देख रहा हूं। एक तो ये कि मैं नीतीश कुमार को गोरबाचौथ बनते हुए देख रहा हूं। वो समाजवादियों के गोरबाचौथ साबित होंगे। जिस रशिया के लोह कपाट को हिटलर नहीं खोल पाया था, उसे गोरबाचौथ ने अंदर से खोल दिया। इतना भीतरघात किया उसने कि अंदर से उस फाटक को खोल दिया और रशिया के टुकड़े कर दिए। यही हालत नीतीश कुमार, जो समाजवाद के नाम पर पिछले 20 साल से गलवैया डाले हुए हैं भाजपा के साथ, वो गलवैया खत्म होते हुए देख रहा हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि समाजवाद का मगरमच्छ अजगर के मुंह में घुसा हुआ देख रहा हूं। अजगर ने फंसा लिया है उसको। या वो खुद उसके मुंह में जा रहा है या उसको निगल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि खुद ही उसके मुंह में अजगर के पेट में समाया जा रहा है, मुकाबला हो चुका है। क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर ललन सिंह के बयान देखता हूँ, ललन सिंह के भाषण देखता हूँ और इनके प्रवक्ताओं को सुनता हूँ टीवी के ऊपर, तो लगता है कि पूरी तरह ये भाजपा की बी टीम नहीं, भाजपा का एक, जिसे कहिए आरएसएस के जितने 36 संगठन है, उसमें 37वां संगठन बनता हुआ देख रहा हूं मैं। यानी कि जो आरएसएस के 37 संगठन है ना, 36 संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनमें से उसका नाम नीतीश की समाजवादी पार्टी का भी शामिल हो गया है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये मैं महसूस, अगर मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिले में बैठा महसूस कर रहा हूँ, तो बिहार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे होंगे, वो आप बाखूबी समझ सकते हैं। और रहा इसकी रही सही कसर, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता करके पूरी कर दी। राहुल गांधी की बात पर जो मोहर अनुराग ठाकुर ने लगाई थी, उसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी। और बिहार की जनता तक ये मैसेज चला गया है कि जो प्रश्न प्रेस वार्ता में पूछे गए, मुख्य रूप से नागरिकता का सवाल, वो वहां के वोटर को पकड़ लिया कि नागरिकता हमारी बचेगी या नहीं बचेगी। और नागरिकता किन लोगों की बचेगी, जो लोग चिंतित हैं उनमें ज्यादातर दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक, ये ज्यादा चिंतित है। क्योंकि ये तीनों वोट अल्टीमेटली भाजपा आरएसएस अपना, इन वोट को अपना परमानेंट स्थायी वोट नहीं मानते। वो चाहते हैं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवीजन इतना गहरा हो जाए कि लोअर कास्ट राज करे और लोअर कास्ट उनका पिछलग्गू बने। और ये महसूस चुनाव आयोग ने भी प्रेस वार्ता से कर दिया। दूसरा, मैं देखता हूं कि बिहार की धरती से महंगाई और बेरोजगारी का सवाल भी उफान मारते हुए मैदान में आ रहा है, वो सतह पे आ गया है। जो नीचे नीचे दबा हुआ सवाल था महंगाई और बेरोजगारी का, जो पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने बहुत जोर शोर से उठाया था, वो भी एक कारण बन रहा है। यानी कि दो कारण ये बन रहे हैं। और तीसरा, मैं देख रहा हूं कि अगर बिहार इनके एनडीए के हाथ से या मोदी के हाथ से निकलता है, और मैं समझता हूं कि बिहार 1900 यानी 2019 का चुनाव में भी बिहार ने, जब पुलवामा हुआ था सॉरी, तब बिहार ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उस वक्त मैं, वोरा साहब नोएडा में था जिस दिन पुलवामा हुआ था। नोएडा में चूंकि बिहारी मजदूर भारी संख्या में काम करते हैं, बाई चांस जैसे ही पुलवामा हुआ, मैं बिहार के जो मजदूर हुआ ठहरे हुए होते हैं, एक कमरे में 8-8 10-10 मजदूर काम करते हैं, रहते हैं, फैक्ट्री में काम में, उनके बीच निकल गया। तो उनके अंदर जितना जोश इस बात का हुआ, उतना जोश मैं यूपी के अंदर नहीं देख रहा। यानी कि इस बार तो हो जाए यार पार और मोदी जिंदाबाद हो गया था उनके दिमाग में, वो भूत उतर गया। और जो नागरिकता के भूत ने उतारा, उनका भूत उतारा है, वो महंगाई बेरोजगारी ने भी उतारा है। और तीसरा क्या है कि मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, विश्व गुरु वाली छवि, उसको काफी नुकसान हुआ। तो तीन कारणों की वजह से मैं बिहार के अंदर पलटी मारते हुए देखता हूँ। नंबर एक, मोदी की अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि में बहुत भारी नुकसान, यानी कि विश्व गुरु के पर्दे उतर गए। दूसरा, नागरिकता का सवाल। और तीसरा, महंगाई और बेरोजगारी का सवाल। ये तीन सवालों को जब आप मिलाकर देखते हैं, तो आपको जो राहुल की रैलियों में जो अभी शाकिर साहब जिक्र करके गए हैं कि भारी बरसात में उनको लोग राहुल को सुनने आ रहे हैं, तो लगता है कि जनता अपने आप आ रही है सुनने। तो कितनी अड़चन डाल लें, कितना भी उनके रुकावटें डाल लें, कितनी रैली को परमिशन ना दे, जनता खुद ब खुद चली आती। जनता के अंदर कोई सवाल बैठ जाता है, नैरेटिव नहीं है ये। हालांकि हम इसे नैरेटिव शब्द के रूप में यूज करते हैं कि नैरेटिव बनता है, नैरेटिव चलता है। ये नैरेटिव नहीं है, ये आर्टिफिशियल नैरेटिव नहीं है।
ये कृत्रिम नैरेटिव नहीं है, ये वास्तविक नैरेटिव है जो जनता के दिमाग में बैठा है। और वो उनको लग रहा है कि अब इसका वक्त आ गया है, और अगर आप अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं का सवाल जब खड़ा होगा जनता खड़ी हो जाती है। अब नहीं तो कभी नहीं का मतलब इसलिए है कि जब पहले आप नारा लगाते थे 400 पार, तो बदल देंगे, आरक्षण के पे सवाल खड़ा हुआ, संविधान बदलने का सवाल खड़ा हुआ, और जो भाषा लाल किले पे प्रधानमंत्री जी ने बोली है, उस भाषा से जो आरएसएस की तारीफ की है, उस भाषा से, भाषण से जो घुसपैठी शब्द इस्तेमाल किया गया, तो एक मैसेज गया देश की जनता के अंदर, वो ये गया है कि अब हिंदू राष्ट्र की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। पहले धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, अब मुखर होके बढ़ रहे हैं, खुले, अब कोई पर्दे वाली बात नहीं रही। उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मनुवाद लागू। ये जब जनता के अंदर बात चली जाएगी, तो बड़े उसके खतरनाक रिजल्ट होंगे। इनका उगता सूरज और डूबता सूरज और उभरता सूरज, ये सब के भी सूरज नहीं रहेंगे। जब सूरज ही नहीं रहेगा तो क्या उभरेगा और क्या क्या डूबेगा? ये स्थिति पर पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कि आप कभी चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं, कभी आप जो है अमेरिका भागते हैं, और आज का जो कल परसों का बयान, ट्रंप साहब के विदेश मंत्री का जो बयान आया है, वो बड़ा खतरनाक। वो सिंदूर सेकंड की जो बात कर रहे हैं, ये मैसेज भी मोदी जी के खिलाफ जाता है। बिहार की जनता उस चीज को बारीकी से देख रही है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा अगर ये संघर्ष करते हैं, उसका फायदा ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए करेंगे। एक संकेत है ये कि देश की जो राष्ट्रीय अंतर, हमारी जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनका मुख मोड़ने के लिए, है ना, जैसा उनका एक एजेंडा बदलने के लिए और हेडलाइन को चेंज करने के लिए वो पाकिस्तान से दोबारा पंगा भी ले सकते हैं। एक खतरनाक स्थिति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये संकेत मिलने शुरू हुए और देश की जनता उसको समझ रही है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो इसीलिए बिहार से एक उठता हुआ जो सैलाब है, जो उठता हुआ तूफान है, वो पूरे भारत के अंदर फैलने जा रहा है। आगे बंगाल है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर आपका पंजाब भी आपके सिर पे खड़ा है, फिर यूपी भी सिर पे खड़ा है 2027 में। ये बहुत परिवर्तनशील और बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है हमारा साहब कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कल तक आप विश्वगुरु थे और इसी 2 महीने के अंदर अंदर आप विश्वगुरु से नीचे आके धरातल पे आ गए। 2 महीने के अंदर जो आपकी 11 साल की छवि आपने बड़ी मुश्किल से बनाई थी, वो 2 साल में ट्रंप साहब ने नीचे ला कर रख दी। ट्रंप साहब ने क्या, आपने अपनी बेवकूफी से ला कर रख दी। अगर ये ट्रंप को जवाब दे देते तो इनकी विश्वगुरु की पदवी बनी रहती, और अब भी तो जवाब देना पड़ेगा इनको। जब चाइना के साथ जहाँ गलवैया करेंगे, अब पूरा माहौल बदलेगा और मैं किसानों के लिए मर जाऊंगा, व्यक्तिगत नुकसान सहन कर लूंगा, ये बात अगर पहले कह देते ट्रंप के कहने से पहले, तो शायद इनकी छवि बन जाती। तो जब मिसाल है कि जब नुकसान होने को आता है तो गलती पे गलती होती चली जाती है। और चुनाव आयोग ने की जो, और ये विदेश नीति के मामले जो फेल्योर है, वो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा। जब आप विदेश नीति में फेल होते हैं, वोरा साहब, आप तो विदेश नीति के जानकार रहे हैं, आपने काम किया है बहुत अच्छी तरीके से। जब आदमी किसी विदेश नीति में फेल होता है, कोई भी सरकार, वो राष्ट्रीय राजनीति में भी अवश्य फेल होती है। कोई कारण नहीं है कि विदेश नीति आपकी फेल हो और राष्ट्रीय राजनीति आपकी सफल हो। मेरे सामने अभी तक मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि आपकी विदेश नीति में फेल हो गए और राष्ट्रीय राजनीति में आप चलते रहे। आप राष्ट्रीय राजनीति में फेल होके, लेकिन विदेश नीति की फेलियर बड़ी भयंकर फेलियर होती है। आप राष्ट्रीय राजनीति में फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विदेश नीति आपकी जो है वो स्थायी होती है, वो बहुत कम बदलती है, वो 30-40 साल 50 साल के बाद बदलती है। वो रोज रोज बदलने वाली चीजें नहीं होती वो साहब, कि आज विदेश नीति कुछ है, कल विदेश नीति कुछ है। वो 20-30 साल की इसकी आयु होती है और बदलती है तो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है विदेश नीति, और पूरे देश को समर्थन में लेकर बदली जाती है। आप अपने तरीके से अपनी नहीं चल सकते। तो मैं बिहार से बहुत बड़ा मैसेज देख रहा हूँ वोरा साहब, कि बिहार का मैसेज पूरे देश को, यानी कि देश की दिशा बदलने वाला मैसेज होगा। जी।